हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का अभी तक कहाँ तक हुआ था। अपन लोगों ने प्रीवियसली रिसोर्सेज के रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया था। अब अपन लोग लैंड रिसोर्स पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? लैंड रिसोर्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, थोड़े बहुत इसके अंदर कंसेप्ट्स है जो अपन लोग डिटेल में और अच्छे से ही समझेंगे। लैंड रिसोर्स, अपने इंडिया में जो लैंड है ना वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे पहले वो समझते हैं। ऐसा समझो ये अपना इंडिया है, इसमें से 43% जो पार्ट है ना वहाँ पे प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, जैसे प्लेन जगह है जहाँ पे लैंड है, मतलब सॉइल वाला सब वो वाला पार्ट प्लेन्स में आता है, ठीक है। 30% पार्ट ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स है। क्या है? माउंटेन्स है, ठीक है। और 27% पार्ट ऐसा है जहाँ पे प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज मतलब समझते हो ना, वो थोड़े हिली काइंड ऑफ, थोड़ा सा जो ज़मीन से उठा हुआ भाग होता है उसको अपन प्लेट्यूज कहते हैं, ठीक है। समझते हैं 43% जो प्लेन एरिया है वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं। 30% जो माउंटेन एरिया है वहाँ से अपन को रिवर्स ओरिजिनेट होती है और वो टूरिज्म के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो प्लेट्यू है वो किसके लिए काम आते हैं? प्लेट्यू में मिनरल्स की माइनिंग्स होती है, वहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो समझ आया, माउंटेन्स में रिवर्स रिलेटेड बात करेंगे, प्लेन्स में अपन एग्रीकल्चर और प्लेट्यू में मिनरल्स माइनिंग एंड फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट, ठीक है। लैंड रिसोर्स, लैंड किस तरह से डिवाइडेड है इंडिया की वो समझ आई। टोटल 100% होता है, 100% में से 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है, 27% प्लेट्यूज है। इतना समझ आया? बहुत ईजी है, ठीक है। वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द लैंड एज वी यूज, ठीक है। अपन अपनी सारी एक्टिविटी लैंड पे परफॉर्म करते हैं। बिना लैंड के अपन अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसीलिए जो लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है अपनी लाइफ के अंदर। ये लैंड वही है, ये वही लैंड है जो वेजिटेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो है ना ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड पे, मतलब आप लैंड को खींच के इंक्रीज नहीं कर सकते। ये डिस्कशन अपना 9th में भी हुआ था जहाँ पे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था दीदी लैंड लिमिटेड कैसे? लैंड तो अनलिमिटेड है। नहीं, लैंड लिमिटेड मतलब लैंड को अपन खींच के बड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए लैंड कैसी है? वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड में, मतलब वो लिमिटेड है। इसीलिए अपन को उसको जुडिशियली यूज़ करना चाहिए कि किस तरह से अपन को उसको यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, लैंड रिसोर्स का पार्ट समझ आया। अब आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पे। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब अपने इंडिया में जो ये लैंड है उसका लैंड किस तरह से यूज़ हो रही है, ठीक है। एक बार देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के। लैंड के टोटल 5 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जो लैंड है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है? फॉरेस्ट। पहली लैंड कहाँ यूज़ हो रही है? फॉरेस्ट में। सेकेंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद ऐसी लैंड आती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब बैरन लैंड, जो एकदम सूखी डेजर्ट्स मान लो तुम लोग, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग जहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में क्या क्या आ जाएगा? बैरन लैंड। और जहाँ पे ये बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ये सब आ जाते हैं वो सब तुम्हारा किसके अंदर आ जाएगा? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। थर्ड टाइप क्या है लैंड का? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, पैस्चर लैंड, जहाँ पे ये सारा गाय बस चारा चढ़ती है, वो लैंड हो गई, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे गार्डन वाला एरिया, वो तुम्हारा एक पार्ट हो गया। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब जहाँ पे 5 साल हो गए वो वहाँ पे कोई खेती नहीं की गई है, एग्रीकल्चर नहीं किया गया, वो कहाँ आएगा? कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैलो लैंड आती है। फैलो लैंड में 2 टाइप की लैंड होती है, एक होता है करंट फैलो और एक होता है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो लैंड मतलब वो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन 1 साल या 1 से कम साल तक नहीं हुआ है, और अदर करंट फैलो में जहाँ पे 1 से लेके 5 साल हो चुका है, वो लैंड को अंदर अभी तक कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे एक्चुअल में क्रॉप ग्रो किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो तुम्हारे नेट सोन एरिया में आते हैं। वैसे तो फैलो लैंड को भी अपन लोग कभी कभी नेट सोन एरिया में लेते हैं, बट एक बार के लिए दिखाने के लिए इन दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग दिखाया जाएगा। एक बार वापस समझ लो क्या क्या है। फॉरेस्ट है, कैसे कैसे लैंड यूज़ होती है, या फिर वो फॉरेस्ट में यूज़ हो रही है, या फिर बिल्डिंग, या फिर खाली बंजर ज़मीन पड़ी है, या फिर पैस्चर लैंड में यूज़ हो रही है, लैंड अंडर मिसलेनियस जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, या फिर वेस्ट लैंड जहाँ पे 5 साल हो गए कुछ कल्टीवेशन नहीं हुआ। उसके बाद फैलो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन होता है पर 1 साल या 1 से 5 साल में कल्टीवेशन होता है। नेट सोन एरिया जहाँ पे एक्चुअल में कल्टीवेशन होता है। तो इस तरह से तुम्हारी लैंड यूटिलाइज की जाती है, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों के NCERT का
एक स्क्रीनशॉट लिया है। मुझे तुम लोगों को ये लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में समझाना था, ये किस तरह से तुम्हारी लैंड यूज़ हो रही है, पहले किस तरह से यूज़ हो रही थी, अभी किस तरह से यूज़ हो रही है। एक बार रीड करते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स एज ए टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप। लैंड, कौन सी लैंड किस पर्पस के लिए यूज़ होगी, वो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ के मतलब पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी है, उस बेसिस पे आप लोगों की लैंड को यूटिलाइज किया जाता है। जो लैंड उपजाऊ नहीं है, मतलब फर्टाइल नहीं है, उसके ऊपर कभी भी एग्रीकल्चर किया नहीं जाएगा, तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, राइट। तो लैंड का जो यूज़ है वो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया अपना 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर्स है, ये अपन लोगों को पता है। अपना टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, ठीक है। अपना टोटल एरिया पर ये जो पूरा एरिया है ना, उसके पूरे एरिया में किस तरह से लैंड यूज़ हो रही है उसके बारे में डिटेल्स अपन को नहीं पता है। सिर्फ 93% लैंड ऐसी है जिसके बारे में अपन को डेटा पता है कि वो लैंड किस तरह से यूज़ हो रही है, बिल्डिंग में यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है। क्योंकि आसाम में कोई लैंड ऐसी है जिसके बारे में अपन लोगों को डेटा पूरा प्रॉपर नहीं पता है, और कश्मीर और जो कश्मीर जो पाकिस्तान ने ओन किया हुआ है, और 2-3 चीज़ें और है जो अपन लोगों को नहीं पता है, जहाँ पे कुछ सर्वे अभी तक नहीं किए गए, इसीलिए अपन लोगों को वहाँ का भी डिटेल नहीं पता है। इसीलिए अपन को सिर्फ 93% ऑफ लैंड की डिटेल्स पता है। ये दिख रहा है तुम लोगों को डायग्राम, ये डायग्राम में देखो क्या दिया हुआ है कि लैंड किस तरह से यूज़ हो रही है तुम्हारी। मैंने तुमको क्लासिफिकेशन बताया, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन है लैंड का। देखो तुम्हारी पहले के टाइम पे ये 1960 से लेके 61 में 45.26% फॉरेस्ट एरिया था। अब 2008-9 में कितना फॉरेस्ट एरिया है, 46.25, मतलब फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं बैरन लैंड, ये दिख रहा है बैरन लैंड, मतलब जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, रूखी सूखी लैंड। 12.01 बैरन लैंड है। अब तुम्हारी बैरन लैंड कम हो गई है 8.61 पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये नॉन एग्रीकल्चर यूजेस मतलब बिल्डिंग और ये सब, तो ये क्या है 4.95% पे यहाँ पे तुम्हारे नॉन एग्रीकल्चर यूज में। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे तुम्हारे ये देखो 4.71 और अब कितनी हो गई 3.38, मतलब अपन लोगों के कैटल के लिए अब बोलते हैं ना, जहाँ पे अपन उनको चराते हैं, मतलब उनको ग्रेस करवाते हैं, वो लैंड अब कम हो रही है। तो सोचो उन लोगों को किस तरह से फीड किया जा रहा होगा। तो ये समझ आ रहा है, ये ग्रेजिंग लैंड मतलब, ठीक है। आगे एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं। ये देखो ये रहा 1.58, यहाँ पे 1.11, यहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज प्लांट और ये सब ग्रो होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का क्या है, ये 6.23 है और यहाँ पे 4.17 है, ठीक है। आगे फैलो अदर देन करंट फैलो, मैंने बताया फैलो अदर देन करंट फैलो मतलब 1 साल वाली, और अदर देन करंट फैलो 1 से 5 साल वाली। तो ये 3.5 और यहाँ पे 3.37। करंट फैलो कितनी है 3.375 और यहाँ पे कितनी है 4.76, ठीक है। नेट सोन एरिया यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, नेट सोन एरिया, अच्छा दोनों का सेम ही कलर है, दोनों का यही है, ये 1.50 और 1.11, ये यहाँ पे इन लोगों ने नेट सोन एरिया को बताया, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स अपन लोगों ने शायद थोड़ा मिस्टेक कर दिया, अपन लोगों ने थोड़ा उल्टा देख लिया। ये फॉरेस्ट, यहाँ से फॉरेस्ट चालू हो रहा है, ये फॉरेस्ट है और ये पीछे पीछे जाना है, अपन लोगों ने थोड़ा रॉन्ग देख लिया। एक बार वापस देख लेते हैं। ये तुम्हारा फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। ये तुम्हारी बैरन लैंड है, सिर्फ अपन ने फॉरेस्ट का उल्टा देख लिया था। ये जो दिख रहा है ये पार्ट तुम्हारा नेट सोन एरिया है, फॉरेस्ट का नहीं है, और सब अपन लोगों ने सही देखा, सिर्फ अपन को नेट सोन एरिया नहीं मिल रहा था ना, ये तुम्हारा नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया वो सेम नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। ये अपन ने सिर्फ गलत क्या देख लिया था, फॉरेस्ट को गलती से मैंने ये 45% वाला देख लिया था, नहीं वो नहीं है, वो तुम्हारा तो क्या है, वो तुम्हारा नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया तुम लोगों को दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है, और तुम्हारी जो फॉरेस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है। सिर्फ क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ डिक्रीज हुआ है, एक तो पैस्चर लैंड डिक्रीज हुआ है, मतलब तुम्हारी कैटल जहाँ पे चरती है, मतलब जहाँ पे खाती है, वो डिक्रीज हुआ है। तो देखो लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज डिक्रीज, हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड एंड what are the consequences of it? Most of the other than current fallow lands are either of pure quality, ऐसा बोले जो करंट फैलो लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो पुअर क्वालिटी की है, और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बहुत आई है। पर अगर उसको अपन लोग नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूड कर दे, तो देखो अगर इसको
इसको और अपन करंट फैलो वाली कहाँ है, करंट फैलो को अगर इंक्लूड कर दे तो क्या, करंट फैलो वाली अगर इंक्लूड कर दे तो ये लोग बोल रहे हैं अराउंड 54% ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, नेट सोन एरिया हो जाएगा। वापस मैं बोल देती हूँ, अगर मैं इन दोनों पार्ट, ये पार्ट और जो करंट फैलो अदर देन करंट फैलो सबको इंक्लूड कर दूँ तो अराउंड 54% ऑफ जो तुम्हारी लैंड है वो तुम्हारी क्या आएगी, कल्टीवेशन के अंडर में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया, जो नेट जोन एरिया का जो पैटर्न है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में वेरी करता है। पंजाब में 80% एरिया तुम्हारा नेट जोन है, मतलब वहाँ पे 80% लैंड पे खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और ये सब में तुम लोग देखोगे ना तो 10% से भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से लैंड यूज पैटर्न हर जगह अलग अलग होगा बेस्ड ऑन टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द बैलेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ मिलर हु लिव इन द फ्रिंज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन it. A part of land is the wasteland and the land up to the non-agriculture uses. Non-agriculture use land भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम लोग बिल्डिंग कहाँ से खड़ी करोगे, तो वो लैंड को भी कंजर्व करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट लैंड इंक्लूड, वेस्ट लैंड के अंदर देखो इन लोगों ने क्या क्या बोला है, रॉकी, एरिड, डेजर्ट, मैंने तुमको बताया था डेजर्ट वाली, एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक रोड, रेलवे, ये सब। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। कंटिन्यूसली आप लैंड को जिस तरह से यूज कर रहे हैं उसके लिए कोई प्रॉपर मेजर नहीं ले रहे हैं उसको इंप्रूव करने के लिए, उस वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। अब पढ़ते हैं एक्चुअल में लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स ये समझ आया ना, अपन ने सिर्फ वो गलत ले लिया था, ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है वो फॉरेस्ट का था, वो उसका नहीं है। ठीक है, नेट जोन, सॉरी ये वाला पार्ट नेट जोन एरिया का है, फॉरेस्ट का नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लैंड डिग्रेडेशन पे आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन में क्या बोला है, द डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी विच मेक इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब बिकॉज ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स आपकी लैंड की जो क्वालिटी खराब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। रीजन क्या क्या है, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग की वजह से आपकी लैंड खराब हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर इरिगेशन मतलब आप इतना ज़्यादा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। पानी इकट्ठा होने से उसके अंदर क्या आ रही है, सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब वो नमक वाला नमक और खारापन आ रहा है उसके अंदर, तो उस वजह से तुम्हारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। थर्ड पार्ट, वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री कॉजेज वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। आप जो डिस्पोजल्स होते हैं वाटर इंडस्ट्री से वो सही से डिस्पोज नहीं किए जाते, उस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तीन चीज़ें वापस, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन एंड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग एट माइनिंग साइट। माइनिंग साइट वाले क्या होते हैं, खुद का प्रोडक्शन करने के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं, तो उस वजह से भी तुम्हारा लैंड डिग्रेड होता है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड सोपस्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। जो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना, तो वो लोग अपने स्टोन्स को जब ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं उड़ता है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। वो धूल एक बार हवा में चली जाती है, उसके बाद वो लैंड में सेटल हो जाती है। लैंड में सेटल हो जाने की वजह से क्या होता है ना, जब अपन उस लैंड में पानी डालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो लैंड पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि उस लैंड के ऊपर एक लाइमस्टोन की लेयर आ चुकी है, तो उस वजह से वो पानी, वो जो लैंड है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इस वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। अपन ने क्या क्या पढ़ा, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, वाटर डिस्पोजल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन एट माइनिंग साइट्स, और मिनरल प्रोसेसिंग जो होती है उस वजह से मिनरल्स लैंड पे सेटल हो जाता है, उस वजह से पानी लैंड के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओके स्टूडेंट, क्या क्या सोल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, और जितना प्लांट अपन ग्रो करे उतना। ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि हर लैंड पे ग्रेजिंग अलाउ करें, कुछ कुछ लैंड पे अपन को ग्रेजिंग अलाउ करना पड़ेगा। वेस्ट किस तरह से इंडस्ट्रीज को डिस्पोज करना है उसका मैनेजमेंट करना है। प्लांटेशन ऑफ सेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट, अपन को टेरेस फार्मिंग और वो सब के थ्रू अपन लोगों को अपनी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है। प्लांटेशन ऑफ थ्रॉनी बुशेस, थ्रॉनी बुशेस क्या करता है ना, सैंड ड्यून्स बनने से रोकता है, ये अपन 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए, वो मिट्टी के बोलते हैं ना गड्ढे बनने से रोकता है, तो अपन वहाँ पे क्या बनाएंगे, थ्रॉनी बुशेस को प्लांट करेंगे, ताकि वहाँ पे क्या ना हो, सैंड ड्यूज ज़्यादा ना बने। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया। अब एक पार्ट और समझ लो, अपने इंडिया में टोटल 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है ना, वो क्या है, वो तुम्हारी डिग्रेडेड लैंड है, मतलब वो खराब लैंड है। ये 130 मिलियन हेक्टेयर में किस तरह से वो डिग्रेड हो रही है मैं बताती हूँ। 130 हेक्टेयर में से
6% लैंड वाटर की वजह से ख़राब हो रही है, 10% लैंड विंड की वजह से ख़राब हो रही है, 6% लैंड सलाइन वाटर की वजह से ख़राब हो रही है और 28% लैंड फॉरेस्ट की वजह से ख़राब हो रही है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से ख़राब हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, वापस देख लो, 130 में से 56% वाटर इरोडेड है, 10% विंड इरोडेड है, 6% सलाइन वाटर की वजह से हो रही है, 28 फॉरेस्ट की वजह से, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट में आई होप कंफ्यूज नहीं हुए हो। मुझे पता है अपन लोग थोड़ा सा फंबल कर गए थे, पर कुछ है नहीं। वापस एक बार देखना है तो वापस देख लेते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। फिर अपन ने देखा यहाँ पे ये क्या है, ये फॉरेस्ट का, ये तुम्हारा नेट जोन एरिया है, ये तुम्हारा फॉरेस्ट का एरिया है, ये तुम्हारा बैरन लैंड है, ये तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, ये तुम्हारा परमानेंट पैस्चर लैंड है, ये तुम्हारा मिसलेनियस क्रॉप है, ये 6.23 तुम्हारा क्या है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, 3.5 और 3.7 तुम्हारा क्या है, फैलो एंड अदर करंट फैलो है, और ये लास्ट क्या बचा, ये 3.73 करंट फैलो है, और लास्ट क्या बचा, ये वाला पार्ट तुम्हारा नेट जोन एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अपना आज का पार्ट खत्म हो गया। अब कल से अपन लोग सॉइल वाला पार्ट चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय।